सासू माँ, आपका घर है, आप खुद अपना घर सँभालिए। अब मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी। तान्या ने जवाब देकर सबकी बोलती बंद कर दी। किसी को भी इससे इस तरह के जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसका जवाब सुनकर करुणा जी तिलमिला गई। अच्छा, अब तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई कि मेरे सामने इतनी जबान चलाने लगी हो। हाँ मम्मी जी, ये जबान चलाना तो मैंने आपसे ही सीखा है। आखिर बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। इतने समय से बर्दाश्त कर लिया वही काफी था, पर अब और नहीं। तान्या ने कहा। हाँ तो कोई जरूरत नहीं है फिर तुझे इस घर में रहने की। कर ले अपना बंदोबस्त। किसने मना किया है? एक तो मेरे घर में रहती है, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। करुणा जी अपने ही दम में बोलती गई। अरे भाग्यवान, थोड़ा सोच समझ कर तो बोलो कि क्या बोल रही हो तुम। ये घर बहू का भी तो है। आखिर वो भी तो शादी होकर इस घर में आई है। करुणा जी के पति सोमेश जी बोले। तुम बीच में मत बोलो जी। ये मकान मेरे नाम पर है तो मेरा ही हुआ ना। अब मेरी मर्जी मैं इस घर में किसे रखूं किसे नहीं। चुपचाप कह दो अपनी बहू से कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले। ठीक है, जब शाम को समर आ जाएगा तब मैं उसे अपना बंदोबस्त करने के लिए कह दूंगा। पर अभी तो शांति बनाए रखो। सोमेश जी की बात सुनकर करुणा जी तो नकते हुए बोली। मेरा बेटा क्यों जाएगा इस घर से? जाएगी तो ये यहाँ से जाएगी। अरे पति से अलग होकर कहाँ जाएगी? समस्या तुमको है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी ना है। बेटा मेरा है, मकान मेरा है। आई तो तुम्हारी बहू बाहर से है। जब इतना ही दम मार रही है ना कि मैं तुम्हारे घर का काम नहीं करूंगी, तो निकल जाए यहाँ से और जाए वापस अपने माँ बाप के घर। हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। करुणा जी भी फुंकारते हुए बोली। करुणा, कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने ये मकान तुम्हारे नाम पर लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कोई मकान नहीं है। पर तुम इतनी बदल जाओगी इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहकर सोमेश जी अपने कमरे में चले गए और तान्या अपने कमरे में। पर करुणा जी वही सोफे पर तिलमिलाई हुई बैठ गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने अपने बेटे समर को फोन लगा दिया और उसे जल्द से जल्द घर आने को कहा। आखिर वो बहू को भी अच्छी खासी डांट पड़वाना चाहती थी। तान्या और समर की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। महज 5 महीने ही हुए थे। पर इन 5 महीने में करुणा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी तान्या को परेशान करने की। उन्हें सबसे बड़ा घमंड था कि मकान उनके नाम पर था, और वो अपने इस घमंड को तान्या के सामने जाहिर भी कर देती थी। घर के काम की सारी जिम्मेदारी तान्या पर थी, पर सब कुछ करुणा जी के अनुसार। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ बदलाव करती तो करुणा जी फट से कह देती, बहू ये मेरा मकान है, यहाँ मेरे हिसाब से काम होगा। कई बार तो तान्या के हाथ काम करते करते ही रुक जाते, पर ज्यादा कुछ बोलती नहीं। पर आज तो हद ही हो गई। तान्या बाहर बरामदे में सफाई कर रही थी, उसी समय एक बुजुर्ग महिला भीख मांगती हुई वहां आई। उसने ज्यादा कुछ नहीं, तान्या से सिर्फ एक कटोरी आटे की मांग की थी। उस समय करुणा जी पड़ोस में गई हुई थी। उस महिला की उम्र को देखते हुए तान्या को भी तरस आ गया, तो वह अंदर रसोई में गई और एक कटोरी आटा ले आई। जब वो उसे आटा दे रही थी तो करुणा जी ने पड़ोस से निकलते समय उसे देख लिया और घर आकर हंगामा कर दिया। किससे पूछकर तुमने उस भिखारिन को आटा दिया? इतना ही दान धर्म करने का शौक है तो अपने माता पिता के घर पे करती, मेरा घर लुटाने के लिए नहीं है। मम्मी जी, ये घर मेरा भी तो है। क्या मैं अपनी मर्जी से किसी को एक कटोरी आटा भी नहीं दे सकती? तान्या ने कहा तो करुणा जी और ज्यादा तिलमिला गई और उसे लताड़ते हुए बोली। नहीं, तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पर कोई हक नहीं है। ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। जाकर अपना काम करो। बस उसी बात पर तान्या ने उन्हें जवाब दे दिया और उसके बाद इतनी बहस हो गई। खैर थोड़ी देर बाद समर घर आ चुका था। उसे अचानक घर पर देखकर तान्या और सोमेश जी दोनों हैरान रह गए। खैर समर के सामने करुणा जी ने हर बात को बड़ा चढ़ाकर कहा और साथ ही ये भी कहा कि अब वो तान्या को कहीं और बंदोबस्त कर दे। अब वो उसे इस घर में नहीं देखना चाहती। समर ने सोमेश जी की तरफ देखा, तब सोमेश जी ने कहा, बेटा समर, तुम एक काम करो, तुम्हारे साथ साथ मेरे लिए भी कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि जाएगी तो सिर्फ बहू ही। फिर आप वापस वही तमाशा करने लग गए। आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। कल की आई हुई बहू के लिए आप मुझे अकेला करके जाना को तैयार हो गए। करुणा जी ने कहा, क्यों, तुम भी तो उस समय कल की आई हुई थी। तब भी तो मैंने अपनी कमाई से तुम्हारे नाम से मकान लिया। कमाई तो मेरी थी, पर फिर भी मैंने मकान तुम्हारे नाम से लिया। पर मैंने तो उसका कभी दम नहीं मारा।
जो तुम मेरा मकान करके दम मारती रहती हो। अब तुम अकेली रहो इस मकान में। तुम्हें इंसानों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मकान की ज़रूरत है। मकान का दम मारती रहो बैठकर। हम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेंगे, जहाँ कम से कम एक कटोरी आटे के लिए इतना तो नहीं सुनाया जाएगा। आखिर सोमेश जी की बात सुनकर करुणा जी चुप हो गई और उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन सिर्फ सोमेश जी से। खैर, तिल मिलाती तो वो आज भी है, लेकिन उसके बाद उतना तमाशा नहीं कर पाती जितना उस दिन किया था।